आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बीए की पाक स्टडी में 90 नंबर किस तरह हासिल करने हैं। मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जो सप्लीस आती हैं वो बीए की पाक स्टडी में आती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेल्फ राइटिंग करके 90% नंबर किस तरह लेने हैं। अगर स्टूडेंट फेल होते हैं, हेडिंग अच्छी लिखती हैं, शेर अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो किस वजह से फेल हो रही हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या हेडिंग लिखी और किस तरह लिखी जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। तो आप लोगों को बताता चलूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, पहले टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखेंगे कि वो क्या अपनाने हैं आपने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने हेडिंग कैसे लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपने पेपर को 3 बार पढ़ना है। सारे पेपर को 4 सवाल आते हैं ना, आपने चारों को पढ़ना है 3 बार। उसके बाद आपने रफ आउटलाइन जो सिलेक्ट किए सवाल उनकी आउटलाइन आपने आखिरी पेज पर लिखनी है, ठीक है। आप लोगों ने आउटलाइन यानी हेडिंग बनाकर लिखनी है। रफ अमल लाजमी ऊपर लिखना है आखिरी पेज पर, ठीक है। आपने वहां पर हेडिंग लिखी, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ कर लें आप लोगों को उसी टाइम लिखते हुए कभी कभी याद आती है मैंने तो ये भी हेडिंग लिखनी थी या शेयर भी ये ऐड करना था इस हेडिंग में। तो रफ आउटलाइन जब आप बना लेते हैं ना एक सवाल की, तो अगर आपको याद आती है तो आप उसी में ऐड करके रफ में बाद में नीट में कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों ने आखिरी पेज पर हेडिंग बनानी है, ठीक है, और उसमें शेयर भी लिखना जो आपने रेलिवेंट है, लेकिन कोशिश करें कम से कम टाइम लगाएं रफ आउटलाइन में, ठीक है। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं 2 सवालों में, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बताऊं कि आपने क्या करना जी। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया पैटर्न क्या होता है। चार सवाल आते हैं, 2 लिखने होते हैं। नंबर 1 पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने वो सवाल चूज करने हैं जो आपको आते हों, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानकारी हो। अगर फर्ज कर लें अगर तो आप पढ़ने वाले हैं, आपको सारे आते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो आप लोगों ने वो चूज़ नहीं करने जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। आपने वो चूज़ करने हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। अब टिप्स और ट्रिक्स की मदद से अगर वो सवाल आप लिखते हैं तो आपको 30 नंबर लाजमी दे देगा दोनों में, ठीक है। अब बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने हर सवाल को 30 मिनट देने हैं। होता यह है कि एक स्टूडेंट ना जिसको एक सवाल बहुत अच्छा आता है वो क्या करता है जी, 1 घंटा 10 मिनट तो पहले सवाल को दे रहा है, अब 20 मिनट में वो दूसरा लिख रहा है, ना प्रेजेंटेशन की है ना उसने दूसरे सवाल को अच्छा लिखा है, और वो होता ये है कि उसे फेल कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है, मतलब हर सवाल को आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने 30 मिनट में ही हल करना है। अब आपका जो सा एक सवाल है वो कितने पेजेस पर होना चाहिए? एक सवाल 6 पेजेस से 8 पेजेस पर और 12 पेजेस पर। मतलब आप अगर कमज़ोर हैं तो 6 पेजेस पर होना चाहिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप 8 पेजेस पर लिखें, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो फिर 12 पेजेस पर, ठीक है। लेकिन ये पहले सवाल की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल में आपकी जो सी तरतीब होनी चाहिए वो 6 की जगह 7 होनी चाहिए, और 8 की जगह 9 होनी चाहिए, और 12 की जगह 13 होनी चाहिए। मतलब अगला सवाल आपका स्पीड में भी ज़्यादा हो, मटेरियल के लिहाज से भी अच्छा हो, ठीक है। आपने पहला सवाल नॉर्मल करना है, दूसरा सवाल अच्छे वाला करना है, ठीक है। ये मैं आगे बता रहा हूँ और यही पॉइंट मैं पीछे भी बता रहा हूँ। मतलब ये है कि आपने लेंथ भी अगले सवाल की अच्छी रखनी है और मटेरियल भी आपने अच्छा लिखना है, और इसके अलावा उसमें ज़बान भी आपने अच्छी रखनी है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। पहले में होता यह है कि एग्जामिनर ना आपको नॉर्मल बच्चा समझ कर ना 13 नंबर देता है, ठीक है, और दूसरे में आप मुतासर कुन लिखते हैं तो वो आपको 16 देता है, मतलब 29 नंबर आ गए। लेकिन एक स्टूडेंट जो सा नॉर्मल जो अच्छे वाला पहले लिखता है उसको 14 नंबर देता है, और जो दूसरा सवाल होता है उसमें वो 10 देता है, तो मतलब 24 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जी, एक सवाल 1 घंटा 10 मिनट में लिखते हैं, दूसरा सवाल उसने किस में लिखा, उसने 20 मिनट में लिखा। उसने प्रेजेंटेशन क्या खाक करनी है? प्रेजेंटेशन लाजमी करनी है जी, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि एक सवाल आपके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। 3 हिस्से नहीं लिखेंगे आपके नंबर कम आएंगे, आपको फेल भी कर सकता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इंट्रोडक्शन में आपके 4 से 5 सेंटेंस लाजमी होने चाहिए। 1 नंबर मतलब आपका 2 नंबर का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और मेन बॉडी जो सी होती है वो आपकी 16 नंबर की होती है। मेन बॉडी में आपकी हेडिंग्स आ जाती हैं। हेडिंग्स आप 6 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एक हेडिंग एक पेज पर होनी चाहिए, ठीक है, एक पेज पर। ये ना हो कि आप उसे आधे पेज पर लिख रहे हैं, या मतलब एक पेज पर आप 3-3 हेडिंग लिख रही हैं, तो ये चीज़ उससे क्या दिखा रही है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है एक हेडिंग के बारे में। तो ये चीज़ आपको नंबर नहीं दिलवाएगी, फेल भी करवा सकती है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है, ये भी 2 नंबर का है, और इसमें भी आपने 5 सेंटेंस लिखनी है, ठीक है, 5 जुमले लिखनी है, मतलब 50 अल्फाज लिखनी है। मतलब एक सेंटेंस आपका 10 अल्फाज पर है, तो वो 5 जुमलों में 50 अल्फाज बने या नहीं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने 2 नंबर का कंक्लूजन लाजमी लिखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो फिर इंट्रोडक्शन में सारा सवाल लिख देते हैं, ठीक है। एक मेरे साथ कैंडिडेट था जो पेपर दे रहा था, उसकी 60 साल उम्र थी, तो मैंने उसे देख कर ही कह दिया था आप फेल हैं। कहते क्यों? मैंने कहा आप खाली इंट्रोडक्शन पर सवाल लिख रही हैं, तो उसने फेल करना है। 60 साल और मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। तो मेरा तजर्बा देखें और उनका तजर्बा देखें, वो इंग्लैंड में डॉक्टर रह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मोमिन में एक तरफ होती है इल्म की, तो वो तरफ थी इल्म हासिल करने वाले। वो कहते थे कि मैं कब्र की गोर तक इल्म हासिल करूँगा। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन बात यह है कि जब सवाल आप अच्छे तरीके से नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो वो फेल ही करेगा ना, ठीक है। उनकी जो सी बात है ना, ठीक है, वो गलत है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी आप फेल हैं, वो हकीकत में जब रिजल्ट आया वो फेल थे। तो आप लोगों को बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन पर खाली सवाल आपने नहीं लिखना। फ़र्ज़ कर ले पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पर आपका सवाल आया, आप इसमें इब्तदाई मुश्किलात में जो मुश्किलात पैदा हुई वो लिखते ही नहीं है, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन लिखते देते हैं कि ये मुश्किलात इस तरह हुई, ये हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब आपने खाली इंट्रोडक्शन ही उसका लिखना शुरू कर दिया, तो ये गलत है। अब इंट्रोडक्शन में आपने लिखना क्या है, ठीक है। सवाल तो ये है ना, इंट्रोडक्शन जो अच्छा होता है उसमें खूबियाँ बता रहा हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन हमेशा पाकिस्तान की, फ़र्ज़ कर लें इब्तदाई मुश्किलात पर आपको सवाल आया है, तो आपने जो सवाल में की वर्ड आया इब्तदाई मुश्किलात, तो आपने पहला सेंटेंस जो सा है वो आपका इंट्रोडक्शन में ये होना चाहिए, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनमें से अहम मैं बयान करूँगा, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, लेकिन साथ अगर आप लोग कोटेशन लिख देते हैं, या आप लोग कोल लिख देते हैं, या आप लोग शेर लिख देते हैं, एक नहीं कितनी नस्लों का कल कुर्बान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम पाकिस्तान हुआ, ये शेर इसी सवाल में पुट होता है। लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि ये इसके मुतल्लिक है या नहीं है इसके मुतल्लिक। हाँ, अगर इसमें आप इंट्रोडक्शन में कहते हैं पाकिस्तान मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, तो फिर आप ये शेर ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात आप लिख सकते हैं कि कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी एक शेर ऐड करना है, और जो बात आपने डिस्कस करनी है ना आगे सवाल में, वो आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। मतलब पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का आपने ख़ास का नहीं जिक्र करना, सिर्फ़ और सिर्फ उनका जिक्र करना है। आप मतलब आपने आम अंदाज में जिक्र कर देना है। ये नहीं बताना पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात थी, ठीक है, या फिर तलीमी मुश्किलात थी, या माशी मुश्किलात थी, नहीं, बल्कि आपने बताना है पाकिस्तान की कुछ मुश्किलात थी इब्तदाई, ठीक है। मतलब पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात मदरजा ज़िला है, इस तरह के जुमले आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, यानी एक मेन बॉडी में मैंने आपको बताया था हेडिंग आपने लिखनी है, हेडिंग्स लिखनी है, तो उनमें एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब एक पेज पर एक हेडिंग लिखनी है, तो उसमें बात यह है कि आपने उस पैराग्राफ की शक्ल कैसे रखनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक हेडिंग को लिखने का तरीका 5 चीज़ों पर इन्हिसार होता है, मुनस्सिर होता है, ठीक है। तो 5 चीज़ें अगर एक हेडिंग में नहीं लिखते तो आपको फेल कर देता है, ठीक है। एक आपकी टॉपिक सेंटेंस है, ये क्या होता है ये मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ द हेडिंग, मतलब हेडिंग को लंबा करना, ये आगे आपको बताऊंगा ये आपने कैसे लिखना है।
एक्सप्लेनेशन आपने कैसे लिखनी है, एग्जाम्पलीफिकेशन आपने कैसे लिखनी है, कंक्लूजन आपने हेडिंग का कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको वो फेल ही करेगा और क्या करेगा। ठीक है, तो हेडिंग को लिखने का भी एक हुनर होता है। ये तरीका आपको सिखाते ही नहीं, आपको रट्टा लगवा देते हैं। आप लोग रट्टा लगवाते हैं और बाद में क्या होता है जी, आप लोग भूल जाते हैं और आधा लिख कर आते हैं और बाद में पता चलता है सर जी मैंने तो सवाल अच्छा लिखा था, हेडिंग भी अच्छी लिखी थी, शेर भी ऐड किया था, लेकिन बात यह है कि मैं फ़ेल हूँ। तो वो इस वजह से फ़ेल होते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस की बात करते हैं। टॉपिक सेंटेंस में आपका जो फ़र्ज़ कर ले पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात, पहली हेडिंग आपने लिखी है तो आपने बताना है पाकिस्तान की अहम मुश्किलात में से एक अहम तरीन जो मुश्किलात थी वो इंतज़ामी मुश्किलात थी। ठीक है, ये आपने हेडिंग का टॉपिक सेंटेंस बना दिया। दूसरी बात आपने क्या लिखनी है, एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ। आपने कहना है कि जब इंतज़ामिया ही मुश्किलात का शिकार होगी तो पाकिस्तान के जो से अहम मसाइल हैं, इब्तदाई मसाइल हैं, उनमें भी इजाफा होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये आपने बात कह दी दूसरे में, मतलब दो सेंटेंस आपके खुद हो गए। मतलब आपने लंबा करना अपनी बात को, ये लंबा कर दिया आपने थीम को लंबा कर दिया ना। पाकिस्तान की एक बात आपने सवाल का भी जिक्र कर दिया इब्तदाई मुश्किलात, और दूसरा आपने हेडिंग को भी बयान कर दिया इंतज़ामी मुश्किलात। मतलब दूसरा जुमला जौन सा मैंने बोला है उसमें दो बातों का मैंने जिक्र किया है, और दोनों बातें जौन सी हैं ये मुझे क्या मेरी क्या चीज़ बयान कर रही है, एक हेडिंग को और दूसरा सवाल को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सवाल लिखना है इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। ठीक है, और स्टूडेंट इसी वजह से फेल होते हैं, ये दो चीज़ें नहीं लिखते हेडिंग में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, आपने थीम की एक्सप्लेनेशन करनी है। आपने कहा जी कि मुश्किलात में इजाफा होगा, तो फिर आपने दोनों की तशरीह भी तो करनी है। किसकी तशरीह करनी है, मतलब आपने हेडिंग की भी तशरीह करनी है और दूसरी आपने एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ की भी, दोनों की दो जो पॉइंट आपने दो पहले बयान किए थे उनकी तशरीह कर देनी है। जिससे आपने तीसरी बात क्या लिखी, जिससे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया। ये तीसरा जुमला आपका हो गया, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पलीफिकेशन, आपने अब यहाँ पर कोटेशन दे देनी है, मिसाल दे देनी है। जो जो आपने नुक्ता नोट किया था, पढ़ा था, वो उठा के इधर लिख देना है। कोटेशन आती है कोटेशन लिख दें, शेर आता है शेर लिख दें, आयत आती है लिख दें, अगर आपको तर्जुमा आता है इधर लिख दें। अब ये इब्तदाई मुश्किलात में मैं आपको बता दूँ आयत और तर्जुमा नहीं आता, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं। मतलब आपने हकीकत बतानी है, जो उस वक्त मिसालें थी, जो कुछ पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात की जो मिसालें आपको नज़र आती हैं ना, वो उठा के लिख देनी है। ठीक है, या फिर आप को बताता चलूँ कि हर सवाल में जो दूसरा कोई सवाल लिख रहे हैं यानी करारदाद पाकिस्तान के मकासद में, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आप उसमें आयत का तर्जमा अगर रेलिवेंट है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला की हकमियत आप लिख रहे हैं तो उसमें आयत का तर्जमा आप उठा के लिख सकते हैं एक आयत का। ठीक है, या उसके बारे में हदीस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह हर सवाल में स्ट्रक्चर यही रखेंगे, चाहे इंग्लिश का पेपर है, चाहे आप लोगों का जौन सा भी पेपर है। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ कंक्लूजन आपने लाजमी देना है। कंक्लूजन आपने लिखना है जी, इसी तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में एक अहम तरीन जौन सी मुश्किलात थी वो कौन सी थी, इंतज़ामी मुश्किलात, जिसने पाकिस्तान की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। ये आपने लाजमी लिखना है। मतलब आपने 5 लाइनें नहीं लिखी बल्कि 8 लाइनें लिख दी हैं। मतलब अगर आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करें, दो आप लाइनें भी लिख देते हैं तो आपके 10 लाइनें लाजमी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ कर गए हैं तो फिर इस पर आप कितना लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं। मतलब आप लोग 2 पेजेस पर भी एक हेडिंग लिख सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ कर गए हैं, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये आपका हुनर होगा कि आपने 2 पेजेस पर एक हेडिंग लिख तो दी है, लेकिन बात यह है 16 पेजेस पर लिखेगा कौन सवाल। तो मैं आपको मशवरा यही दे रहा हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 पेज या फिर 10 लाइनों में एक हेडिंग को बयान कर देना है। ठीक है, और कंक्लूजन की बात करता हूँ, अब सवाल के कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, हेडिंग के कंक्लूजन की नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने सवाल का कंक्लूजन लाजमी अच्छे तरीके से लिखना है। अगर सवाल का कंक्लूजन आप नहीं लिखेंगे तो आपको वो फेल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने सवाल का कंक्लूजन लाजमी लिखना है।
ठीक है। सवाल का कंक्लूजन आपने किस तरह लिखना है, आपने सबसे पहले कहना है जी इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात जो सी थी, इसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए बहुत सी मुश्किलात दी। ठीक है, ये आपने कह दिया, ये आपका कंक्लूजन हुआ, लेकिन एक सेंटेंस में। दूसरा आपने बताना है कि जो सवाल में हमने डिस्कस किए हैं मुश्किलात इंतज़ामी या अपनी माशी, उनका जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। और इसी तरह आपने कहना है कि इसी तरह मुसलमानों की जो सी कुर्बानियाँ थी, इसने भी बहुत से मसाइल पैदा किए। ठीक है, और ये कुर्बानियों की वजह से ही शायद पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त के जौन से लोग थे उन्होंने अपने माँ बाप, अपने आबाओ जदाद की जौन सी कुर्बानियाँ थी उनको नज़रअंदाज नहीं किया। उनको एहसास था, क्योंकि उन्होंने ताज़ा तरीन अपने आबाओ जदाद खोए थे। अगर हम जैसे लोग होते या उस वक्त वो कुर्बानियाँ अपने ना देते ना उनके, तो वो भी शायद हमारे जैसे होते, मतलब उनको एहसास ही ना होता, वो करप्शन करते, वो हटरामी करते। ठीक है, ये बात आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, इस तरह की बातें लिखेंगे ना तो फिर आपका ये कंक्लूजन भी तैयार हो जाएगा। कंक्लूजन नहीं लिखते तो 2 नंबर आपके ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंक्लूजन आपका 20 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर का होता है, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर का होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमेशा आपका 1 नंबर का होता है अगर 10 में से है, और 10% आपने लिखना होता है हर सवाल की लेंथ के मुताबिक। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो आप लोगों ने इंग्लिश में कितनी लाइनें लिखनी है, 2। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं इंग्लिश में तो आप लोगों ने उसमें भी 2 सेंटेंसेस लिखनी है। डेली प्रैक्टिस आपने करनी है सवालों की, डेली आपने आधा घंटा निकाल लें। आप लोग एक सवाल आधे घंटे में आपने तैयार किया, आधे घंटे में लिखें। ठीक है, हेडिंग के साथ, कोटेशन के साथ, आयत के साथ आपने लाजमी लिखना है। सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तो अल्लाह के बंदो आप लोग नहीं तैयार कर सकते। इसी तरह स्ट्रक्चर तो आपने सीख लिया, अगर नहीं समझ आ रहा तो अगेन वीडियो देखें, अगेन भी नहीं समझ आ रहा तो दूसरी बार देखें, अगर दूसरी बार भी नहीं समझ आ रहा थर्ड टाइम देखें, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लाजमी कॉन्टैक्ट करें। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं CSS की या PMS की, या फिर आप लोग BA की तैयारी करना चाहते हैं या MA की तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश 3rd ईयर में अगर किसी की सप्ली है तो मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल में उनको दूंगा और इजीली वो पास हो जाएंगे। 5 सवाल, एक फ्रेसी का होगा, एक आपका होगा जी तकरीबन मल्टी डायलॉग होगा। ठीक है, उसके बाद आपके 3 सवाल होंगे पोइम्स के। आपको मैं गारंटी देता हूँ वो 3 सवाल आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, प्ले और स्टोरीज में भी, और इसके अलावा आप लोग रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो 3 सवाल आप तैयार करेंगे, आपका सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग फिर बजाय इतनी मेहनत करने के सिर्फ वो तरीकाकार उसके मुताबिक नोट्स में से तैयारी करें और प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो आप पास ना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग ये बात ना कहें कि ये सिर्फ सर अपना चूरन बेच रहे हैं नोट्स का या क्लासेस का। ये चूरन नहीं है, आपने मेरी चीज़ें देखी हैं, नोट्स देखे हैं, अगर देखे हैं तो फिर आप बात करें ना, अगर नहीं देखे तो फिर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक गुनाह में आ जाती है कि हमने बगैर तस्दीक किए जो कोई बात कह दी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने डेली प्रैक्टिस की, फ़र्ज़ कर लें 7 सवालों की, 7 सवाल आपने हफ्ते के तैयार किए, उनमें से आपने 2 सवाल उठा लेने हैं उन 7 में से, जो आपने 1 घंटे में हफ्ते बाद इतवार को ले लें, हफ्ते बाद आप लोग क्या करें उसका टेस्ट दें। ठीक है, मतलब आप लोग फुल बुक टेस्ट लाजमी दें, उससे आपकी और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या जो बातें मैंने कही हैं कि वो ठीक है या नहीं, आप एग्ज़ाम में इस तरह अमल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, 4 बार आप प्रैक्टिस करके गए हैं, 5वीं बार आप सप्ली में बैठे हुए हैं, तो सप्ली में मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग फेल हो जाएं। मतलब 1 सवाल डेली करते हैं, फ़र्ज़ कर लें 35 सवाल भी आप तैयार कर लेते हैं, या 28 सवाल भी आप 30-20 सवाल तैयार कर लेते हैं BA की पाक स्टडी के, तो आप लोग फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे लिखे हैं। ठीक है, और सप्ली में जब आप बैठेंगे तो आपकी स्पीड भी बड़ी होगी, आपको तैयार भी होगा, आप ट्रेन होंगे। आइए समझ, आप फेल नहीं होंगे।
मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।